क्लास 10 हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट नेशनलिज्म इन इंडिया रिवीजन है। आप पहले से कंप्लीट कर चुके हैं इसे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो दैट अबाउट ऑल दीज जो चैप्टर हैं हिस्ट्री के वो डिपेंड करेंगे डेट पे। अगर आपको डेट सीक्वेंसली डेट अगर आपको अच्छे से पता है तो क्वेश्चन करने में आसानी होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे इस चैप्टर का जो उद्देश्य है पढ़ने का ये है स्टार्ट फ्रॉम 1920 और 1932 गांधी इरविन पूना पैक्ट तक और शुरुआत करेंगे नन कॉपरेशन मूवमेंट से। नन कॉपरेशन मूवमेंट का उद्देश्य है कि हम कैसे भी किसी भी कॉलोनियल सिस्टम को नन कॉपरेशन के तहत रिमूव करें, हटा दें, यहाँ से खत्म कर दें बिहाफ ऑफ द नन वायलेंस नॉट अ वायलेंस। ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे होगी, एक चीज और है यहाँ पे सत्याग्रह की भी बात करेंगे। सत्याग्रह की बात करेंगे। हाँ 2021 सत्याग्रह बाय द महात्मा गांधी। सत्याग्रह का जो बेस था, सत्याग्रह का मेन जो उद्देश्य था वो था पावर ऑफ ट्रुथ, पावर ऑफ ट्रुथ एंड नीड ऑफ सर्च ऑफ ट्रुथ। दो इसके उद्देश्य थे। पूरा का पूरा जो सत्याग्रह है, पूरा का पूरा जो राष्ट्रीय आंदोलन है वो इन पर डिपेंड करेंगे। पावर ऑफ ट्रुथ, नीड ऑफ सर्च ऑफ ट्रुथ, सत्य की खोज कितनी जरूरी है और सत्य की शक्ति क्या है, इस पर हम लोग वो करेंगे, डिस्कस करेंगे। पहले सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था या नहीं? सत्याग्रह, दीज ऑल द सत्याग्रह ये है महात्मा गांधी, जो गांधी जी हैं के गांधी रिटर्न फ्रॉम द साउथ अफ्रीका, है ना, ये साउथ अफ्रीका से रिटर्न हुए। इसके बाद 1916 आता है तुरंत, चंपारण दौरा किया, चंपारण दौरा बिहार में, और इनका पहला सत्याग्रह जो है 1917 में हुआ, 1917 है वो है चंपारण। ध्यान से सुनिए, बुक में थोड़ा सा इधर उधर है। 1916 जो है चंपारण का उन्होंने जो है दौरा तो किया था, गए तो थे, विजिट थी, लेकिन पहला जो सत्याग्रह रियल वो चंपारण 1917 में ही है। थोड़ा सा देखिएगा, है ना, थोड़ा सा देखिए। 17 चंपारण का भी है और 1917 खेड़ा का ही है, दोनों ही है, और 1918 आपका है अहमदाबाद का है, अहमदाबाद है, और आपका ये तीन सत्याग्रह हैं आपके। तीन सत्याग्रह अलग-अलग। हाँ, पहले चंपारण में हुआ, चंपारण काय के लिए हुआ था? इंडिगो प्लांटेशन, और यहाँ पे पीजेंट टैक्सेशन के लिए, और यहाँ पे मिल वर्कर ऑफ, ठीक है। देयर आर 3 सत्याग्रह बाय द महात्मा गांधी। सबसे पहले सत्याग्रह थे, सत्य पर आधारित थे महात्मा गांधी का। और एक बात और है कि ये सब डिपेंड करते थे नॉन वायलेंस पे। ऑल दीज सत्याग्रह ऑन द नॉन वायलेंस, इनका जो है वो नहीं होगा, कोई खून खराबा नहीं होगा, वायलेंस नहीं होंगे ये, क्योंकि ऑलवेज सेज Mahatma Gandhi, if your aim is legal, then no need of physical support. आपको किसी भी फिजिकल सपोर्ट की जरूरत नहीं है अगर आपका उद्देश्य सही है। अगर आपका उद्देश्य है कि मुझे 98 मार्क्स लेके आना है, 100 नंबर सोशल में लेके आना है, तो आपका उद्देश्य इलीगल तो है नहीं, है ना। तो इसीलिए आपको किसी फिजिकल, ऐसा नहीं कि भाई साहब 5 दोस्तों को बुलाया, भाई मेरे मार्क्स इतने आने हैं, इसकी जरूरत है नहीं है, आप अकेले ही काफी हो। इफ योर एम इज लीगल, सो नो नीड ऑफ द फिजिकल सपोर्ट। इज इट क्लियर? यही था कि जब सत्याग्रह ले जा रहे हैं, महात्मा गांधी का उद्देश्य था कि हम देश में ऐसे मूवमेंट चलाएंगे और देश को कॉलोनियल रूल से आजाद कराने का उद्देश्य है। तो ये हमारा जो उद्देश्य था वो लीगल था, इसीलिए उन्होंने कहा था कि अगर आपका वो एम अगर सही है तो किसी भी फिजिकल सपोर्ट की जरूरत नहीं है।
हम लोग सीक्वेंस चले 15, 16, 17, चंपारण गए थे, वेट टू चंपारण लिख सकते हैं यहाँ, लेकिन सत्याग्रह नहीं कर सकते। तो सत्याग्रह में थोड़ा करेक्शन है, अगर आप लिख भी देंगे तो गलत नहीं होगा। लेकिन 1917 में सत्याग्रह, लेकिन एक्चुअल उसमें कई उसमें इसमें क्या है टुगेदर में चंपारण, हाँ यही चीज है, वही बोल कि चंपारण दौरा था उसका। हमने हमारे नोट्स में भी हमने दिया है तुम लोगों को, जो उधर जीएस पॉइंट पे, तो वही था, क्या था उसमें शायद 16 वाला लिखा, लेकिन वो फिर हमने नीचे भी लिखा था कि एक्चुअल जो थी वो 17 है, वो करेक्शन कराया था, करेक्शन है था उसमें, समझे, तो कराया था। इनके नोट्स सब आर्यन वगैरह वो जो मिले थे वो उसमें लिखा है, लिखा था ठीक है। हाँ तो ये है 1 2 3। लेकिन अगर आप बेंड टू चंपर लिखते हैं तो गलत नहीं होगा। बेंड टू चंपर का मतलब क्या है, गए थे, तो ये 3 सत्याग्रह हो गए। दूसरी चीज, इसके बाद अगर हम अब शुरू करते हैं रोलेट 1919, हाँ रोलेट एक्ट, रोलेट रोलेट एक्ट, एक्ट रोलेट एक्ट, सुनो, ऐसा एक्ट जिसमें विदाउट गिल्ट, बिना किसी गलती के किसी भी भारतीय को 2 साल के लिए विदाउट एनी ट्रेल सेंट टू जेल, सेंट टू एग्जाइल, और भेज देते थे सजा के लिए। ये कानून बिल्कुल नहीं अच्छा था इंडियंस के लिए। क्यों अच्छा नहीं था? क्योंकि किसी भी को जबरदस्ती जेल भेज देना, बिना गुनाह के उसकी ट्रेल ना करना, उसकी सुनवाई ना करना, ये तो काला कानून हो गया ना। भारत के इतिहास में ये कानून अच्छा नहीं था। इसका विरोध हुआ, वो इसके विरोध में अगेंस्ट ऑफ द रॉलेट एक्ट 6 अप्रैल को, 6 अप्रैल को क्या हुआ 1920, 6 अप्रैल एक स्ट्राइक हुई थी। 6 अप्रैल 1919 में एक हड़ताल हुई या एक स्ट्राइक हुई, किस लिए? क्योंकि रॉलेट एक्ट मार्च में इम्पोज हो गया था। रॉलेट एक्ट शुरू हो गया था मार्च 1919 में, इसीलिए रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए 6 अप्रैल 1919 को एक बहुत बड़ी संख्या में क्या हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, या इसका अगेंस्ट हुआ, या इसका विरोध हुआ, हड़ताल हुई। सब हाँ, तो 6 अप्रैल को नहीं, इसमें महात्मा गांधी नहीं थे, ये तो एक पीसफुल, देखिए पर्टिकुलर उनका नाम इस तरीके से नहीं कह सकते कि वो उसको लीड करेंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि रॉलेट एक्ट का विरोध उन भारतीयों ने किया, तो स्ट्राइक शुरू हो गई, है ना, स्ट्राइक शुरू हो गई। जिस प्रकार दांडी मार्च को प्रॉपर लीड किया था, तो नहीं गांधी जी का नाम तो पूरे उसमें है, नेशनल मूवमेंट में है ना, लेकिन अगर डायरेक्टली पूछ देगा तो इंडियंस भी लिखेंगे उसमें कि ऑल इंडियंस, मतलब मोस्टली इंडियंस थे, और महात्मा गांधी तो इन मूवमेंट को हवा दे ही रहे थे। हमने पहले से कहा 1900 जैसे ही जब 15 से, जैसे ही 15 में वापस आते हैं साउथ अफ्रीका से, तो इन्होंने चिंगारी जलाई। मेन जो लीड रोल था वो आपका महात्मा गांधी का ही था सारे राष्ट्रीय आंदोलनों में, ठीक है। दूसरी चीज, तो इसको डिनाई नहीं कर सकते कि महात्मा गांधी यहाँ कहीं नहीं थे। महात्मा गांधी की अगुवाई में सारे मूवमेंट चल रहे थे लगभग, चाहे वो नन कॉपरेशन बंद हो, चाहे नन कॉपरेशन रिलॉन्च हो, चाहे नन कॉपरेशन खिलाफत हो, चाहे वो दांडी मार्च हो, चाहे सॉल्ट मार्च हो, सिविल डिसोबीडियंस हो, चाहे वो गांधी रिबन समझौता हो, चाहे गांधी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर समझौता हो, सारे के सारे इन्होंने अपना जो है अपने रुतबे को कायम रखा। ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा रोल रहा है डेफिनेटली इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाने में। तो 6 अप्रैल को एक हड़ताल हो गई, स्ट्राइक हो गई, लोगों ने करी, लेकिन इसके बाद स्ट्राइक को एक अंग्रेजी पुलिस ने सप्रेस कर दिया, मतलब दबा दिया, हटा दिया, बंद कर दिया। और इसके बाद 10 अप्रैल को, 10 अप्रैल को क्या हो रहा था यहाँ, अरे रुको, पीसफुल प्रिकेशन चल रहा था, पीसफुल प्रोकेशन गोइंग ऑन, अमृतसर की बात है। एक शांतिपूर्ण सभा 10 अप्रैल को चल रही थी, और इस शांतिपूर्ण सभा पर अंग्रेजी हुकूमत के सिपाहियों ने फायरिंग कर दी। फायरिंग, ये फायरिंग उनके लिए बिल्कुल अच्छी नहीं थी, क्योंकि पीसफुल प्रोकेशन का मतलब होता है एक शांतिपूर्ण, एक
प्रोकेशन चल रहा था, समारोह चल रहा था, एक पीसफुल मीटिंग चल रही थी। अब शांति से जब हम बैठे हैं तो फिर गोली चलाने की क्या जरूरत है? कहीं ना कहीं उनका मतलब था दहशत फैलाना। 10 अप्रैल की मीटिंग से भारतीयों में बहुत गुस्सा बढ़ा गया। अब ये हड़ताल और वायलेंट हो गई, मतलब अब ये हिंसात्मक कार्रवाई हो गई। भारतीयों ने अब मन बना लिया कि अब तो जब शांति से जो हमें गोली मारते हैं तो अब लड़ना ठीक है। इसी से अब हालात बिल्कुल अनकंट्रोल हो चुके थे 10 अप्रैल के बाद। इसी लिए कंट्रोल जब नहीं हो रहा था, देन पूरी कंट्रोलिंग पावर टुक कंट्रोल ओवर इन द कंडीशन मिस्टर जनरल डायर। जनरल डायर के हाथ में ये कंट्रोल दे दी गई कि अब आप देखो, डायर ने इम्पोज कर दिया मार्शल लॉ इम्पोज किया। जब डायर ने मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया है ना, अब कोई रैली हड़ताल कुछ नहीं होगा, सब कुछ बंद। लेकिन उसके 3 दिन के बाद 13 अप्रैल को एक बार फिर से 13 अप्रैल को जो थे बैसाखी के मेले में पीसफुल अमृतसर में ही चल रहा था। इस मीटिंग पे गोली चलाना, हाँ मुलसाय ठीक है, गुड आफ्टरनून गुड मॉर्निंग। तो इस पीसफुल प्रोकेशन के बाद जब वो लग गया, क्या मार्शल लॉ लग गया, 13 तारीख को चल रहा था मेला। जनरल डायर इम्पोज कर चुके थे मार्शल लॉ। जब वो वहां से निकले, मैं देखा कि तो मेला चल रहा है, फेयर चल रहा है, मतलब हमारा डिसोबीडियंस किया। डायर गुस्सा गया ऐसा कह लो। और उसने सैनिकों को आदेश दे दिया कि ऑल दी शट डाउन, सारे एग्जिट है बंद करिए दिए जाए, और खुल्ला गोली चलाई, मतलब कहने का ऑर्डर ओपन फायर ऑन द क्राउड ऑफ जलियांवाला। हाँ क्योंकि इनोसेंट सिविलियन वर ओवर हियर, इनोसेंट सिविलियन थे, गांव के लोग थे, अबोध लोग थे, उन्हें नहीं पता था कि मार्शल लॉ है, या मार्शल लॉ है भी तो मार्शल लॉ का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, हमें क्या नहीं, क्योंकि इनोसेंट सिविलियन को क्या पता होता है, मेले में आए गए। अब कुछ लोग ग्रुप में भी गए थे, हाँ कुछ लोग ग्रुप भी करने गए थे वहां पर। देखिए ऐसा तो है नहीं किसी को पता नहीं हो डायरेक्टली, लेकिन इनोसेंट सिविलियन मरे थे, उन्हें जो तो पता था वो भाग गए होंगे कि डायर आ गया। ये भी तो है, तुम किसी को अगर कोई नॉलेज होती तो हम तड़े रहते, डायर तो नहीं आ रहा है ना। इनोसेंट सिविलियन मरते हैं ना हमेशा, कभी जब बड़े बड़े वो होते हैं, अभी इसके बाद हम बताएंगे, पकड़े तो वही जाते हैं जो देखते हैं, मेन तो भाग लेते, पूरे पता होता कोई आ तो नहीं रहा है ना। तो भैया वही इसीलिए इनोसेंट मरते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी यही हुआ, innocent civilian, many of the thousands of the lives were destroyed by the massive attack of America, नापाम B-52 और एजेंट ऑरेंज के खतरनाक अटैक से जाने कितने हजारों गांव बंजर हो गए, लोग सोते ही रह गए, लोगों को पता नहीं लगा कि हमारा दोस्त क्या क्यों मर गया। युद्ध से दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है, युद्ध यहाँ चल रहा है, बगल का गांव संपट हो गया, समाप्त हो गया। सर मार्शल लॉ को सर एक डेफिनेशन में लिख सकते? बिल्कुल, मार्शल लॉ after the releasing the martial law, no fear, no gathering, है ना, no rallies are permitted by the government, all these rallies, all these कहना चाहिए कि gathering become illegal by releasing the martial या after releasing the martial law releasing होने के बाद कोई भी पॉलिसी, वो कोई भी रैली, कोई भी मेला, कोई भी कुछ भी परमिटेड नहीं होगा। और मेला चल रहा था, डायर अच्छा हमारा डिसोबीडियंस कर रहे हैं, और ताबड़तोड़ गोलियां, इनोसेंट सिविलियन वर डाइड, 100 more than 100 people were killed, died by the firing, 100 से भी ज्यादा लोग मरे। इसके बाद 300 कुछ के लगभग वाउंडेड हो गए। और ये इंडियन हिस्ट्री में इट इज वेरी बैड इंसिडेंट इन इंडियन हिस्ट्री। ये जो कहना चाहिए कि हजारों लोगों का एक घायल हो जाना और सैकड़ों का मर जाना, ये एक बड़ा इतिहास है, और इंडियन हिस्ट्री में बहुत ब्लैक डे है, और बड़ा अशुभ दिन माना जाता है भारत के इतिहास में।
इंडियन हिस्ट्री में अच्छा दिन नहीं है ना, क्योंकि 13 अप्रैल को हम लोग जो है कोई ऐसा भारतीयों में ऐसा है कि 13 अप्रैल हमारे लिए अच्छी नहीं है, नॉट गुड फॉर द इंडियन, ये हमारे भारतीयों के लिए अच्छी बिल्कुल नहीं है। लेकिन रियली बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था जलियांवाला बाग इंसिडेंट, है ना। ओके